साल 1846। समंदर के बीचों बीच एक व्यापारी जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि दूर से एक खूंखार समुद्री डाकुओं का जहाज उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दूरी कम होती है, हमला कर दिया जाता है। व्यापारी जहाज का एक आदमी खतरे की घंटी बजाने के लिए दौड़ता है, मगर गोली लगते ही वहीं गिर पड़ता है। घंटी की आवाज सुनकर कप्तान बोर्डन तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि जहाज की लॉग बुक जला दी जाए, ताकि दुश्मनों के हाथ कोई राज न लगे। डाकू दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ ऊपर डेक पर मौजूद नाविकों से भिड़ते हैं, उन्हें गोली मारते हैं या समुद्र में फेंक देते हैं, जबकि बाकी नीचे जाकर बचे हुए लोगों को ढूंढते हैं। बोर्डन पूरी बहादुरी से मुकाबला करता है और कई हमलावरों को मार गिराता है, लेकिन आखिरकार दो डाकू उसे पकड़ लेते हैं और तीसरा उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंदी पाता है। उसका जहाज और उसके बचे हुए साथी अब समुद्री डाकुओं के कब्जे में हैं। डाकुओं का सरदार कॉनर उससे पूछता है कि उसकी निशान वाली सोने की ईंट उसे कैसे मिली, मगर बोर्डन चुप रहता है। तलाशी में कुछ कागज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये जहाज केमन ब्रैग से आया था। 60 दिन बाद केमन ब्रैग द्वीप पर बोर्डन की पत्नी उर्सेल बेचैन है, क्योंकि उसका पति अब तक लौटा नहीं। वो दूरबीन से समुद्र को निहारती है, लेकिन कहीं कोई जहाज दिखाई नहीं देता। उसी घर में बोर्डन की बहन एलिजाबेथ रहती है, जिसे उसका गुप्त प्रेमी वेस्टर्न मिलने आता है। वो उसके साथ भाग जाना चाहता है, पर एलिजाबेथ इस फैसले को लेकर असमंजस में है। उर्सेल जब घर का गेट खोलती है तो एक साधारण सा अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है। रस्सी से बंधी बोतलें खनखनाने लगती हैं, जिससे एलिजाबेथ को आहट मिलती है और उर्सेल का अपंग बेटा आइजैक भी जाग जाता है। उर्सेल रसोई में धुआं देखकर दौड़ती है और जलते हुए बर्तनों को संभालती है। फिर वो आइजैक के पास जाकर उसे पैर के ब्रेसेस पहनने में मदद करती है। आइजैक पूछता है कि क्या कोई जहाज दिखा, और दीवार पर एक और निशान जोड़ देता है। ये उसके पिता के बिना गुजरे 59 दिनों की गिनती है। उर्सेल एलिजाबेथ के कमरे में जाती है तो वेस्टर्न फर्श के नीचे छिप जाता है। उर्सेल अपनी बहन को डांटती है कि उसने रसोई की अनदेखी की और आइजैक के मन में बेकार उम्मीदें जगाई, जबकि एलिजाबेथ इस सुनसान द्वीप पर फंसे रहने को कोसती है। बाद में उर्सेल नारियल इकट्ठा कर बेटे के जन्मदिन के लिए केक बनाती है और बताती है कि बोर्डन ने उसके लिए एक तोहफा छोड़ रखा है, एक खूबसूरत चाकू। एक झलक में दिखता है कि कभी उर्सेल ने इसी चाकू से खुद को और अपने लोगों को बदमाशों से आजाद कराया था। उधर समुद्र किनारे वेस्टर्न कुछ संदिग्ध और डरावने लोगों से सौदा करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ अपने भतीजे के लिए विदाई पत्र छोड़कर घर से निकल जाती है। फिर से बोतलें हिलती हैं और उर्सेल को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एलिजाबेथ का कमरा खाली पाती है और खिड़की से देखती है कि एक अजनबी आदमी घर के आसपास घूम रहा है। फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, बोतलें फिर खनकती हैं। उर्सेल तुरंत दरवाजा बंद करती है, आइजैक को उठाकर कहती है कि वो अपने ब्रेसेस पहन ले। वो फर्श में छिपा एक खांचा खोलकर बंदूक निकालती है और बेटे को छिपा देती है। कुछ ही पलों में दरवाजों और दीवारों पर जोर जोर से वार होने लगते हैं। अचानक छत में छेद कर दो आदमी अंदर कूद पड़ते हैं। उर्सेल एक को गोली मारकर गिरा देती है, मगर दूसरा पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो उसे लात मारता है, गला घूंटने की कोशिश करता है। उर्सेल उसके हाथ पर काट लेती है और रेंगकर दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों हमलावर मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं और आखिरकार वो काबू में आ जाती है। वे उसे उठाकर मेज पर सिर दे मारते हैं। तभी उनका सरगना स्काउट अंदर आता है और पैसों की मांग करता है। उर्सेल कहती है कि तस्वीर के पीछे देखो, वहाँ सिर्फ कुछ सिक्कों का डिब्बा मिलता है। गुस्से में स्काउट सोना मांगता है, पर उर्सेल कसम खाती है कि उसके पास और कुछ नहीं। जैसे ही उसके आदमी सिक्के बटोरने में उलझते हैं, उर्सेल एक लैंप तोड़कर कांच से एक के चेहरे पर वार करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा आदमी उसे फिर पकड़ लेता है। वो उसके चेहरे पर थूक देती है। गुस्से में वो उसे जमीन पर पटक देता है। उर्सेल किसी तरह खुद को संभालकर आइजैक की तरफ देखती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है। तभी गुंडे उसे घसीटते हुए फिर से अंदर ले जाते हैं। स्काउट उसके सामने एक खास निशान वाली सोने की ईंट दिखाता है और पूछता है कि बाकी सोना कहाँ है, लेकिन उर्सेल चुप रहती है। जाते जाते स्काउट अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसकी हड्डियां तोड़ दो। इसी बीच समुद्री डाकुओं का सरदार कॉनर द्वीप पर पहुंचता है। स्थानीय संरक्षक उससे उसका परिचय पूछता है तो कॉनर दार्शनिक बातों में उलझाकर समय खरीदता है, जबकि उसके डाकू छोटी नावों से किनारे की ओर बढ़ रहे होते हैं। उधर एलिजाबेथ वेस्टर्न को ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंचती है और उसे रेत पर मरा हुआ देखकर चीख उठती है। पादरी ब्रैडली जैसे ही डाकुओं को आते देखता है, वो बंदरगाह प्रभारी से शंख बजवाकर चेतावनी दिलवाता है और सभी स्थानीय लोग भागकर चर्च में छिप जाते हैं। कॉनर पूछता है कि उर्सेल कहाँ मिलेगी, पर संरक्षक जवाब देने से इनकार करता है और अपने लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी डाकू पहले गोली चलाते हैं और द्वीप की तोप संभालने वाले आदमी को मार गिराते हैं। कॉनर आगे बढ़कर संरक्षक को सिर से जोरदार टक्कर मारकर गिरा देता है। घर के अंदर गुंडे उर्सेल के गले में फंदा डालकर उसे छत से लटका देते हैं। दम घुटने से बचने के लिए वो अपनी उंगलियां रस्सी और गर्दन के बीच फंसा लेती है। तभी आइजैक की आवाज सुनकर गुंडों की नजर फर्श के नीचे छिपे उस पर पड़ती है। बेटे को बचाने की मजबूरी में उर्सेल अचानक उनकी भाषा में बोल उठती है, ये जताते हुए कि वो सब समझती है।
वो तेजी से हरकत करती है, रस्सी गिराती है और एक आदमी को नीचे पटक देती है। फिर दोनों से एक साथ भिड़ जाती है। वो अद्भुत फुर्ती और कौशल से आसपास की हर चीज को हथियार बनाकर वार करती है। मौका मिलते ही वो अपना चाकू लेने दौड़ती है। गुंडे रस्सी खींचकर उसे वापस घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है। लड़ाई और भयंकर हो जाती है। उर्सेल अपने चाकू से दुश्मन के ब्लेड को रोकती है। जब एक आदमी आइजैक की तरफ बढ़ता है तो वो मेज को लात मारकर उसकी ओर गिरा देती है और दूसरे के सिर पर कुर्सी तोड़ देती है। फिर वो हैच के ऊपर खड़ी होकर बेटे की ढाल बन जाती है। एक आदमी पास आता है तो वो उसे कई बार चाकू घोंप देती है, मगर दूसरा उसे दीवार से दे मारता है। उर्सेल अपनी दूरबीन उठाकर उसके शरीर में घोंपती है और चाकू से कई वार करती है। दूसरा दुश्मन पीछे से आता है तो वो उसकी टांग पर वार कर उसे गिरा देती है और अंत में उसके सिर में चाकू उतार देती है। अपने भाई को मरता देख आखिरी गुंडा गुस्से में उर्सेल को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। वो रेंग कर हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूरबीन से मारता है। उर्सेल एक सीप उठाकर उसे गिराती है और पागलों की तरह उसे पीटते हुए अपने पति के बारे में पूछती है। जवाब देने से पहले ही वो आदमी मर जाता है। ये सब आइजैक अपने छिपने की जगह से देख रहा होता है। उधर समुद्र तट पर स्थानीय पुरुष कॉनर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो एक माहिर योद्धा साबित होता है। वो अपनी तलवार और बंदूक से एक एक कर सबको मार गिराता है। घाट पर खड़े लोग गोलियां चलाते हैं तो कॉनर एक इमारत के पीछे छिपकर नई तोप संभालने वाले आदमी को भी गोली मार देता है। फिर वो झोपड़ियों के बीच से निकलकर हाथापाई में कई लोगों को ढेर कर देता है। जब एक और आदमी तोप तक पहुंचने की कोशिश करता है तो नाव में बैठे डाकू पहले ही मार गिराते हैं। कॉनर तट पर खून की लकीर छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। संरक्षक भागकर तोप तक पहुंचता है और फ्यूज जला देता है, लेकिन ठीक समय पर कॉनर पहुंचकर उसे बुझा देता है। उसी वक्त एलिजाबेथ मदद की तलाश में आती है, मगर डाकुओं को किनारे पर फैलता देख तुरंत एक झोपड़ी में छिप जाती है। अंधेरे से कोई आदमी गोली चलाता है तो डाकू जवाबी फायर कर उसे भगा देते हैं। संरक्षक चेतावनी देता है कि इन पानियों में रॉयल नेवी गश्त करती है और वे जल्द पहुंच सकते हैं। कॉनर पूछता है कि संकट संकेत कहाँ है और धमकी देता है कि जवाब न मिला तो वो चर्च पर गोली चला देगा। मजबूर होकर संरक्षक बताता है कि वो द्वीप के दूर वाले छोर पर ऊंची चट्टान पर है। कॉनर चर्च में छिपे लोगों से कहता है कि जब तक वे अंदर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। फिर वो तोप घुमाकर संरक्षक पर दाग देता है और उसे मार देता है। उसी क्षण स्काउट वहां पहुंचता है और कॉनर को बताता है कि उन्होंने उर्सेल को पकड़ लिया है। इधर घर में उर्सेल आइजैक को बाहर निकालती है। आइजैक फर्श पर पड़ी सोने की ईंट देख लेता है। वो जल्दी जल्दी सामान समेटने लगते हैं, तभी बाहर लटकी बोतलें फिर से खनखनाने लगती हैं। उर्सेल तुरंत खिड़की की तरफ बंदूक तान देती है, लेकिन सामने पादरी ब्रैडली होता है। वो अंदर आता है और उर्सेल को समुद्र तट पर हुई पूरी लड़ाई का हाल बताता है। उर्सेल खुद को धोकर कपड़े बदलती है, तभी ब्रैडली उसकी पीठ पर बने उसी निशान की ओर इशारा करता है जो सोने की ईंट पर उकेरा हुआ है। वो बताता है कि डाकू उसी निशान के पीछे पड़े हैं और उन्हें रोकने की ताकत सिर्फ उसी में है। वो उसे कप्तान कहकर पुकारता है। शुरू में उर्सेल दोबारा हथियार उठाने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी आइजैक को एलिजाबेथ का छोड़ा हुआ पत्र मिल जाता है। उससे पता चलता है कि वो वेस्टन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। ये जानकर उर्सेल का मन बदल जाता है। वो मरे हुए हमलावर के पास से अपना चाकू उठाती है, उसे आइजैक को थमा देती है और अपनी बंदूक ब्रैडली को दे देती है। फिर कहती है कि वे लोग निशान वाले पेड़ के नीचे इंतजार करें जब तक वो एलिजाबेथ को ढूंढकर वापस न ले आए। उधर एलिजाबेथ खुले मैदान में भाग रही है। उसे पास ही डाकुओं की दौड़ती हुई आहट सुनाई देती है। उर्सेल चुपके चुपके झाड़ियों में छिपते हुए आगे बढ़ती है और सही समय पर दुश्मनों से बचने करती है। फिर पीछे से आकर एलिजाबेथ का मुंह ढककर उसे लंबी घास में खींच लेती है। दोनों गले लगती हैं। उर्सेल उसे डांटना चाहती है, मगर जब एलिजाबेथ बताती है कि वेस्टर्न मर चुका है तो उसका गुस्सा पिघल जाता है। इस बीच डाकू उर्सेल के घर पहुंच जाते हैं और सोने की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें फर्श के नीचे सिर्फ अपने मारे गए आदमियों की लाशें मिलती हैं। क्वार्टरमास्टर ली अपने लोगों को इलाके में खोजबीन के लिए भेजता है, जबकि कॉनर घर की हर छोटी बड़ी चीज को गौर से देखता है। खिलौने, रस्सियां, जमीन पर बने निशान, सब देखकर वो समझ जाता है कि उर्सेल का एक अपंग बेटा है। जंगल में आइजैक की व्हीलचेयर एक छोटी धारा में फंस जाती है, इसलिए उसे पैदल चलना पड़ता है। सौभाग्य से निशान वाला पेड़ पास ही होता है। अचानक आवाज सुनकर ब्रैडली बंदूक निकाल लेता है, लेकिन सामने एलिजाबेथ और उर्सेल खड़ी होती हैं। चारों साथ निकल पड़ते हैं। जब डाकू उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली व्हीलचेयर मिलती है। कुछ मील दूर उर्सेल एक छोटी नाव निकालती है, जिसे उसने पहले से पेड़ के नीचे छिपा कर रखा था। वो पहले एलिजाबेथ और आइजैक को बैठाती है। एलिजाबेथ रस्सी खींचती है और नाव तेजी से धारा के पार पहुंच जाती है। उर्सेल भी तुरंत उनके पीछे जाती है, लेकिन जब ब्रैडली की बारी आती है तब तक डाकू पास पहुंच चुके होते हैं। ब्रैडली परिवार को बचाने के लिए खुद को बलि बना देता है और वहीं रुक जाता है। डाकू उसे घेर लेते हैं। कॉनर उसे पहचान लेता है, ब्लैक हार्ट ब्रैडली। उर्सेल अपने परिवार को आगे बढ़ने को कहती है और खुद एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से सब देखने लगती है। ब्रैडली थूककर विरोध जताता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, तो कॉनर उसे गोली मार देता है। उसी वक्त डाकुओं की नजर उर्सेल पर पड़ जाती है और वे गोली चलाते हैं। वो गिर पड़ती है। एक डाकू उसे मारने ही वाला होता है कि घायल ब्रैडली आखिरी बार गोली चलाकर उसे ढेर कर देता है। तुरंत बाद कॉनर दूसरी गोली से ब्रैडली को खत्म कर देता है और उर्सेल भाग निकलती है।
डाकू फिर भी करीब आते जाते हैं। एलिजाबेथ और आइजैक एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। उर्सेल जानबूझकर एक टहनी पर पैर रखती है ताकि आवाज हो और दुश्मनों का ध्यान उसकी ओर जाए। वो अचानक हमला कर एक डाकू की बंदूक छीन लेती है, फिर छिप जाती है। 2 डाकू उसे ढूंढ लेते हैं तो वो बंदूक और ब्लेड दोनों से लड़ाई शुरू कर देती है। इसी दौरान तीसरा आदमी पेड़ के नीचे छिपे बच्चों तक पहुंच जाता है। एलिजाबेथ की चीख सुनते ही उर्सेल और उग्र हो जाती है। वो एक दुश्मन के सिर पर ब्लेड मारकर उसे खत्म करती है और दूसरे का सिर लकड़ी के लट्ठे से दे मारती है। आइजैक भी चाकू लेकर बाहर आता है, मगर उर्सेल पहले कूदकर डाकू को मार गिराती है। धारा में मगरमच्छ फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कॉनर उसके चेहरे पर गोली चलाकर उसे भगा देता है। फिर वो ऊंची आवाज में बोलता है ताकि परिवार तक उसकी बात पहुंचे। वो उर्सेल को ब्लडी मैरी कहकर पुकारता है और धमकी देता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका अतीत सबके सामने खोल देगा। जवाब में उर्सेल एक मरे हुए डाकू का सिर धारा के उस पार फेंक देती है। कॉनर सौदे का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि उसका सोना लौटा दो, बदले में बोडेन को जिंदा वापस मिल जाएगा। वो अभी जहाज पर जिंदा है। वो संध्या के समय उर्सेल के घर पर उसका इंतजार करेगा। उर्सेल दूर से चिल्लाकर कहती है कि वो सौदा मंजूर है। इसके बाद उर्सेल अपने परिवार को जंगल के भीतर एक सुरक्षित जगह की ओर ले जाती है ताकि अगली शाम होने वाले अंतिम मुकाबले के लिए वो अकेले तैयार हो सके। उर्सेल अपने परिवार को जंगल के भीतर एक छिपी हुई गुफा तक ले जाती है। वो कुछ रस्सियां खींचती है और जमीन के नीचे बना गुप्त ठिकाना सामने आ जाता है। एलिजाबेथ अब जवाब मांगती है तो उर्सेल अपने अतीत का राज खोलती है। वो बताती है कि कॉनर कभी ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का उपनिवेशवादी अधिकारी था। बचपन में जिस जहाज पर वो अपने माता पिता के साथ सफर कर रही थी, उसी पर कॉनर और उसके आदमियों ने हमला किया था। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई और उसे अगवा कर लिया गया। उसकी पीठ पर जो निशान है वही कॉनर ने उसे अपनी मिल्कियत बताने के लिए गुदवाया था। समुद्री डाकुओं के जहाज पर औरतों के साथ अत्याचार आम बात थी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उर्सेल को खुद भी डाकू बनना पड़ा। वो इतनी खतरनाक और निडर हो गई कि लोग उसे ब्लडी मैरी कहने लगे। बोडेन उसके अतीत के बारे में सब जानता था और उसी के प्यार की वजह से वो नई जिंदगी शुरू कर पाई। उर्सेल एक संदूक खोलती है जिसमें वो सोना रखती है जो उसने कभी कॉनर से चुराया था। फिर अपने हथियारों का जखीरा जांचती है और लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है। उधर डाकू बोडेन को घर में लाते हैं और जमीन पर पड़े खून के निशान दिखाकर उसे यकीन दिलाते हैं कि उसका परिवार मारा गया है। क्वार्टर मास्टर ली कॉनर से पूछता है कि क्या वो सच में सोना चाहता है या बदले की आग में सब कुछ दांव पर लगा रहा है, क्योंकि लोग मरते जा रहे हैं। कॉनर ठंडे स्वर में कहता है कि उसकी मौत ही उसे आज़ादी देगी। गुफा में आइजैक अनजाने में एक ग्रेनेड उठा लेता है। उर्सेल घबरा जाती है और तुरंत बच्चों को बाहर इंतजार करने भेज देती है। वो एक संदूक से अपना पुराना कवच निकालती है, अलग अलग तरह के हथियार पहनती है और पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो बताती है कि उसके पास एक और नाव है, इसलिए आइजैक और एलिजाबेथ को पाल तैयार रखने को कहती है ताकि मौका मिलते ही भाग सके। उसके जाते ही एलिजाबेथ को उर्सेल का इनामी पोस्टर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन पर कितना बड़ा इनाम रखा गया है। शाम ढलते ही डाकू बोडेन को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन कॉनर उन्हें रोककर खुद उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो दावा करता है कि कभी वो और उर्सेल दोनों कप्तान थे, साथी भी और प्रेमी भी। बोडेन इस पर विश्वास नहीं करता। उसी वक्त उर्सेल एक कुएं के भीतर से निकलती है और एक ग्रेनेड जाल तैयार कर देती है। वो तलवार से एक पहरेदार को मार गिराती है, फिर घर के पीछे से रस्सी उठाकर छत पर फेंकती है और एक डाकू को फंदे में फंसाकर लटका देती है। इसके बाद वो घर के नीचे से सरकते हुए एक और डाकू को खत्म करती है। फर्श के हैच से अंदर घुसकर पीछे से एक और आदमी को मारती है। फिर उबलते पानी का बर्तन गिराकर घर को धुएं से भर देती है। एक और पहरेदार को मारने के बाद वो कमरे में पहुंचती है जहां आखिरकार बोडेन मिलता है। बोडेन माफी मांगता है कि उसने कुछ सोना लिया था, लेकिन वो आइजैक के इलाज के लिए डॉक्टर ढूंढना चाहता था। वो कॉनर की बातों के बारे में भी पूछता है। उर्सेल सच कबूल करती है कि वो कहानी सही है, पर उसने सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया था। दरवाजे पर पहरेदार अपनी सीटी से संकेत देते हैं, पर जवाब नहीं मिलता। उन्हें शक हो जाता है कि कोई अंदर घुस आया है। उर्सेल उनकी आहट सुन लेती है, मगर बोडेन को जकड़ी जंजीर खोल नहीं पाती। वो उसके कपड़ों में एक चाकू छिपा देती है और वादा करती है कि सौदे के वक्त उसे बचा लेगी। दोनों प्यार भरे शब्दों और एक आखिरी चुंबन के बाद अलग होते हैं और उर्सेल खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर डाकू उसे घेर लेते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वो ग्रेनेड का जाल सक्रिय कर देती है और एक आदमी विस्फोट में उड़ जाता है। कॉनर बाहर आता है और सौदे के लिए तैयार हो जाता है। उर्सेल कुएं से सोने का बक्सा निकालती है। बोडेन की जंजीरें खोली जाती हैं। तभी कॉनर ताना मारता है कि उसने उसे एक गुलाम जहाज से उठाकर बचाया था, वरना उसका भविष्य और भी बुरा होता। अचानक बोडेन पलटकर कॉनर पर हमला कर देता है। बाकी डाकू सोने की तरफ लपकते हैं, लेकिन उर्सेल ग्रेनेड फोड़कर और गोलियां चलाकर उन्हें रोकती है। कहीं छिपा एक स्नाइपर लगातार बोडेन को निशाना बनाता है, पर वो हर गोली से बचता हुआ तलवार उठा लेता है और लड़ाई जारी रखता है। कॉनर उसकी आंखों में रेत फेंककर ध्यान भटकाता है, मगर तभी एक ग्रेनेड के धमाके से दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। हंगामे के बीच ली उर्सेल तक पहुंचता है और उसकी रस्सी काट देता है, जिससे वो जाल सक्रिय नहीं कर पाती। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होती है। उर्सेल ली पर हावी हो जाती है, लेकिन उसी पल देखती है कि कॉनर ने बोडेन को नीचे गिरा दिया है। मजबूरी में वो रुक जाती है। कॉनर तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए धमकी देता है कि वो बोडेन को वैसे भी मार देगा, चाहे सोना मिले या नहीं। और यही कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। कॉनर की तलवार बोडेन की गर्दन पर टिकी होती है। उर्सेल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ली उसकी टांग पर गोली मार देता है।
और वो गिर पड़ती है। उसी क्षण कॉनर बोडेन के सीने में तलवार घोंप देता है। उर्सेल घिसटते हुए उसके पास पहुंचती है, उसे जागते रहने के लिए पुकारती रहती है, पर बोडेन उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। क्रोध से कांपती उर्सेल अपनी तलवार उठाती है, मगर कॉनर फुर्ती से उसे निशस्त्र कर देता है। उर्सेल पूछती है कि वो सिर्फ सोना लेकर क्यों नहीं चला जाता। कॉनर हंसकर बताता है कि सोना उसके दल के लिए है, लेकिन वो यहाँ उसके इनाम के लिए आया है। तभी उर्सेल एक मशाल उठाती है और सोने के संदूक से बंधी रस्सी में आग लगा देती है। कॉनर पीछे हट जाता है। उर्सेल कुएं में कूद पड़ती है और अगले ही पल सोने के नीचे छिपा बम फट जाता है। कुआं ध्वस्त हो जाता है, लेकिन उर्सेल एक गुप्त सुरंग में छिपकर बच निकलती है। गुफा में एलिजाबेथ एक पुरानी लॉग बुक पढ़ रही होती है। उससे पता चलता है कि बोडेन पहले बंदरगाह पर काम करने वाला साधारण मजदूर था, और जब उर्सेल कॉनर से सोना चुराकर भागी थी, तब द्वीप पर आकर उसी से उसकी मुलाकात हुई थी। उर्सेल उसका असली नाम नहीं था, बल्कि एक नया नाम था जिससे वो अपने अतीत को छिपा रही थी। असली नाम कुछ प्रतीकों में लिखा था जिसे एलिजाबेथ समझ नहीं पाती। तभी घायल उर्सेल गुफा में लौटती है और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर के अवशेषों के पास ली क्रोधित हो उठता है। मरे हुए डाकुओं में उसका बेटा भी शामिल था और सोना भी उड़ चुका था। वो सब कुछ कॉनर के जुनून को दोष देता है और ऐलान करता है कि मिशन खत्म है। वो बाकी दल को अपने साथ चलने को कहता है। कॉनर इसे विद्रोह करार देता है और 2 गोलियां मारकर ली को वहीं खत्म कर देता है। फिर वो 3 साम्राज्यों की मुहर वाला फरमान दिखाता है, जिसमें उर्सेल को पकड़ने वाले को आजीवन माफी का वादा किया गया है। आजादी और इनाम की बात सुनकर बाकी डाकू फिर से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वे घर के बचे हिस्से को आग लगा देते हैं। इसी दौरान स्काउट कुएं के भीतर छिपा गुप्त रास्ता ढूंढ लेता है। गुफा में एलिजाबेथ उर्सेल के घावों की मरहम पट्टी करती है, जबकि उर्सेल दर्द सहने के लिए शराब पीती है। फिर वो भारी मन से बोडेन की मौत की खबर सुनाती है। वो मोमबत्ती की गर्म मोम से अपने घाव बंद करती है। एलिजाबेथ लॉगबुक में लिखी भयानक कहानियों के बारे में पूछती है। उर्सेल मानती है कि वो कभी बहुत क्रूर थी, मगर एलिजाबेथ उसे भरोसा दिलाती है कि वो बदल चुकी है और अब हार नहीं मान सकती। आइजैक और एलिजाबेथ भी मदद करने की ठान लेते हैं। तीनों मिलकर गुफा के अंदर कई जाल बिछाते हैं और अंत में उर्सेल अपने परिवार को नाव वाले कमरे में छिपा देती है। कुछ ही देर में डाकू गुफा में घुसते हैं। उन्हें जमीन पर एक हैच दिखता है। वे उसे खोलने के लिए चरखी घुमाते हैं, लेकिन ये एक छिपी बंदूक को सक्रिय कर देता है जो एक आदमी को मार गिराती है। वे हाथ से हैच खोलते हैं और पास ही छिपी उर्सेल पर गोलियां चलाते हैं। भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। आधे डाकू आगे बढ़कर दरवाजा ढूंढ लेते हैं, मगर एलिजाबेथ विस्फोटक जला देती है ताकि वे अंदर न आ सकें। उर्सेल के पास ढेरों हथियार तैयार होते हैं। डाकू जब तक अपनी बंदूकें दोबारा भरते हैं, वो एक एक कर उन्हें मार गिराती है। वो एक लाम पर गोली चलाता है जो गिरकर एक आदमी को आग के हवाले कर देता है। कॉनर लगातार गोलियां चलाता है, जिससे उर्सेल को छिपना पड़ता है। विस्फोट थमने के बाद एलिजाबेथ दरवाजा देखने जाती है, तभी स्काउट एक छेद से हाथ डालकर उसका गला पकड़ लेता है। एलिजाबेथ उसके गले में वेस्टन का हार पहचान लेती है। आइजैक आगे बढ़कर स्काउट की बाह में चाकू घोंप देता है, जिससे वो पकड़ छोड़ देता है। एलिजाबेथ आइजैक को नाव की ओर भेजती है। पीछे से स्काउट फिर आ जाता है और उसके गले में भी वैसा ही हार देखकर मुस्कुराता है। वो उसे गिरा देता है, लेकिन एलिजाबेथ रस्सी खींच देती है और छिपा हुआ क्रॉसबो तीर छोड़ता है जो स्काउट को दीवार से जड़ देता है। एलिजाबेथ वेस्टन का हार उतारकर वहां से निकल जाती है। सुरंगों में डाकू उर्सेल को ढूंढते रहते हैं। वो अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें एक एक कर मारती जाती है। कई बार वो उन्हें आपस में ही गोली चलाने पर मजबूर कर देती है। कॉनर आवाजों का पीछा करता है और अफरा तफरी में अपने ही एक आदमी को मार देता है। अंततः वो अकेला बचता है। उर्सेल एक चट्टान के पीछे छिप जाती है। कॉनर उसे आखिरी द्वंद्व की चुनौती देता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। किनारे पर आइजैक और एलिजाबेथ नाव तैयार कर रहे होते हैं। अचानक वे देखते हैं कि संकट संकेत की आग जल उठी है। दरअसल कॉनर ने खुद उसे जलाया है, क्योंकि वो उर्सेल को नौसेना के हवाले करना चाहता है। उसी समय उर्सेल भी गुफा से बाहर निकलती है, अपने अंतिम मुकाबले और किस्मत के फैसले का सामना करने के लिए। समुद्र के किनारे जलती हुई आग की रोशनी में उसका सामना कॉनर से होता है। दोनों अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और आखिरी जंग शुरू हो जाती है। वार पर वार होते हैं। कॉनर उसे चट्टान के किनारे तक धकेल देता है। एक पल के लिए लगता है कि वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन उर्सेल खुद को संभाल लेती है और फिर से हमला करती है। दोनों एक दूसरे को कई बार काटते और घायल करते हैं। आखिरकार उर्सेल उसकी छाती में तलवार घोंप देती है, मगर कॉनर पीछे हटते हुए उसके सिर पर जोरदार टक्कर मारता है और उसकी टांग में भी वार कर देता है। वो उसे मुक्का मारकर कहता है कि हार मान ले, क्योंकि उसे जिंदा पकड़कर ही इनाम मिलेगा। उर्सेल साफ इनकार कर देती है। कॉनर उसे जमीन पर पटक देता है। नीचे गिरते ही उर्सेल रेत उठाकर उसकी आंखों में झोंक देती है। कॉनर अंधा सा होकर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार आग में धंस जाती है। वो जलती हुई लकड़ियां उर्सेल की ओर फेंकता है। उर्सेल उन्हीं जलते लट्ठों को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। फिर भी कॉनर ताकत में उस पर भारी पड़ता है और दोबारा उसे दबोच लेता है। वो फिर कहता है कि हार मान ले। उर्सेल उसे घूरते हुए कहती है कि अगर हिम्मत है तो उसे खत्म कर दे। जैसे ही कॉनर आखिरी वार करने बढ़ता है, पीछे से एलिजाबेथ बंदूक चलाती है। गोली की आवाज से कॉनर का ध्यान भटकता है। उसी पल उर्सेल पूरी ताकत जुटाकर उस पर टूट पड़ती है और अपनी तलवार उसके सीने में गहराई तक उतार देती है।
इस बार कॉनर हमेशा के लिए गिर पड़ता है। एलिजाबेथ दौड़कर उर्सेल को संभालती है। खून से लथपथ उर्सेल धीमी आवाज में बताती है कि उसका असली नाम मियम है, वही नाम जिसे वो सालों से छिपाती आई थी। दूसरी ओर नाव पर आइजैक को छिपे हुए कुछ और सोने की ईंटें मिलती हैं, जो शायद भविष्य के लिए उम्मीद बन सकती हैं। दूर समुद्र में रॉयल नेवी के जहाज दिखाई देते हैं। चर्च में छिपे लोग आखिरकार बाहर निकलते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि डाकुओं का आतंक खत्म हो चुका है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली दमदार कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।